गोल्स को आसानी से, टारगेट्स को आसानी से पूरा कर पाएंगे। तो यहाँ पे डिफरेंस बताया गया है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट में क्या फर्क है। ज्यादातर लोग सेविंग और इन्वेस्टमेंट को एक ही बात समझते हैं, इंटरचेंजेबली इसको यूज करते हैं, लेकिन एक्चुअल में सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों अलग कॉन्सेप्ट है। हालांकि ये दोनों पैसों से, मनी रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड है। इसमें देखिए दोनों में फायदा कहां पे है, नुकसान कहां पे है। सेविंग हमेशा आप शॉर्ट टर्म के लिए कीजिए, चाहे आप बैंक में रखते हैं पैसा, घर पर जोड़ रहे हैं, क्योंकि सेविंग जो है ये आपको ज्यादा ग्रोथ नहीं देगी। आप लोग जानते हैं बैंक में ब्याज बहुत कम है, सेविंग अकाउंट में सिर्फ 4%, 3% ब्याज है। आज तो और भी घट गया है, 2.5% भी है कई बैंक्स में। और इसके अलावा घर पर आप सेविंग करेंगे तो उसमें आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। हाँ ये ठीक है कि आप आपने पैसा जोड़ लिया, जो पैसों का एक अच्छा, आपको ज्यादा रिटर्न, ग्रोथ मिलने की संभावना नहीं है। लेकिन अगर आप अपने पैसों पर फायदा चाहते हैं, ज्यादा रिटर्न चाहते हैं, तो इन्वेस्टमेंट आपको ज्यादा ग्रोथ देगी। इन्वेस्टमेंट जो है, इसमें जब आप लॉन्ग टर्म के लिए कहीं पे भी, चाहे आप शेयर मार्केट में लगाएं, चाहे आप बैंक में, पोस्ट ऑफिस में किसी सेविंग स्कीम में लगाएं, चाहे आपने प्रॉपर्टी में लगाया या गोल्ड में लगाया, लेकिन इन्वेस्टमेंट जो है लॉन्ग टर्म के बाद आपको एक अच्छी रिटर्न दे सकती है, इसमें इतनी पॉसिबिलिटी है। लेकिन इन्वेस्टमेंट में रिस्क भी उतना ही होता है। अगर ये आपको ज्यादा ग्रोथ देगी तो इसमें रिस्क भी ज्यादा होगा। जैसे शेयर मार्केट में गारंटी नहीं है, गोल्ड में हालांकि हाई रिटर्न मिली है, कभी भी इसका रेट नीचे नहीं गया, लेकिन गारंटी तो नहीं है कि कितना ऊपर जाएगा कितना नीचे जाएगा। प्रॉपर्टी भी ऐसा ही है, इसमें भी कई बार प्रॉपर्टी जो है वो बैक चली जाती है, रेट जो है मार्केट में डाउन भी हो जाता है, और सही समय पर हमें इसका खरीदार भी नहीं मिलता। तो ऐसे में सेविंग और इन्वेस्टमेंट में यही डिफरेंस है कि जब भी आप अपने पैसे पर ज्यादा फायदा चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट ही आपको ज्यादा रिटर्न देगी, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो यहां पे उदाहरण दिया गया है कि एक व्यक्ति जो 500 रुपया महीना हर महीने सेव करता है और दूसरा 500 रुपया महीना इन्वेस्ट करता है, दोनों ने बराबर पैसा डाला, 10 साल, 5 साल, 10 साल और 15 साल, आफ्टर 15 ईयर दोनों में से किसके पास ज्यादा फंड वैल्यू जो है उसकी बनी। यहाँ पे सेविंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट के द्वारा ये एग्जांपल दिया गया है कि कहां पे ज्यादा फायदा है। तो एक व्यक्ति जिसने 15 साल सेव किया, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2.5% बैंक में या उसके सेविंग अकाउंट में 2.5% ब्याज है, और 15 साल के बाद उसने जो पैसा डाला वो विद इंटरेस्ट बन गया 1,09,000 समथिंग कुछ पैसा है। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने वाला व्यक्ति जिसने सेविंग वाले व्यक्ति के बराबर ही 500 रुपया महीना इन्वेस्ट किया, सेम अमाउंट फॉर द सेम टाइम पीरियड, 15 साल के लिए, और 15 साल के बाद इन्वेस्टमेंट करने वाले व्यक्ति का टोटल फंड वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली 5 लाख रुपया। देखिए कितना बढ़ गया, लगभग 4 गुना ज्यादा हो गया, ये 5 गुना। इसका कारण है रेट ऑफ इंटरेस्ट। हालांकि दोनों ने बराबर पैसा डाला, दोनों की टाइम पीरियड भी बराबर है, लेकिन इसका डिफरेंस है रेट ऑफ इंटरेस्ट, बिकॉज सेविंग में है 2.5% और इन्वेस्टमेंट में मिल रहा है 12%। ये एक अज्यूम किया गया है, लेकिन इन्वेस्टमेंट में ही इतनी पोटेंशियल है कि वो आपके पैसे को ग्रोथ दे सकती है, और उस ग्रोथ से आप अपनी लाइफ के फाइनेंशियल टारगेट्स को बड़ी ही आसानी से पूरा कर सकते हैं। तो देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम करते हैं, एक्टिव इनकम तो कमाते हैं, लेकिन साथ में वो एक पैसिव इनकम भी बना लेते हैं, जिससे उन्हें रिटर्न मिलती रहती है, उनका पैसा बढ़ता रहता है। चाहे वो कोई प्रॉपर्टी खरीद लें, उसको रेंट पे दे दें, किराए पे, तो उसका किराया आता रहता है। चाहे वो कहीं पे इन्वेस्ट कर दें, गोल्ड में, शेयर मार्केट में या गवर्नमेंट सेविंग स्कीम में, तो वहां से भी उसको ब्याज आता रहता है। मतलब वो काम करें या ना करें, उनको एक पैसिव इनकम मिलती रहती है। तो पैसिव इनकम वो होती है जहां पे हम बार बार एफर्ट्स नहीं लगाते।
एक्टिव इनकम तो वो होती है जहां पे एक व्यक्ति किसी काम में अपना टाइम स्किल्स लगा। हेलो। तो एक्टिव Please इनकम, continue the session. मैम ये आप एक बार म्यूट कर दीजिए। Sure. तो एक्टिव इनकम वो है जहां पे हम अपने काम में अपना टाइम और स्किल्स लगाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे जॉब करने वाला व्यक्ति है, अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करता है, तो जो सैलरी उसे मिलती है वो उसकी एक्टिव इनकम है। इसी प्रकार कोई प्रोफेशनल है, जैसे कोई डॉक्टर या लॉयर है, वो अपनी सर्विसेज देता है और बदले में जो फीस वो ले रहा है वो प्रोफेशनल फीस भी एक्टिव इनकम है। लेकिन पैसिव इनकम वो होती है जहां पे व्यक्ति सिर्फ एक बार अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है। जैसे प्रॉपर्टी खरीद ली, उससे जो किराया उसे मिल रहा है वो उसकी पैसिव इनकम है। उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए उसे सिर्फ एक बार इन्वेस्ट करना पड़ा, लेकिन बार बार उसे कोई एफर्ट्स नहीं करनी पड़ेगी। या कोई डिविडेंड्स हैं, जैसे शेयर मार्केट में हम किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हैं, तो उस कंपनी के द्वारा जब भी बोनस दिया जाएगा, डिविडेंड दिया जाएगा, तो ये डिविडेंड भी मुझे मिलेगा अपने आप, ये भी पैसिव इनकम है। या मैंने बैंक में या पोस्ट ऑफिस में किसी बॉन्ड में कहीं पे भी मैंने फिक्स इंटरेस्ट स्कीम में पैसा लगाया, वहां पे मुझे एक बार पैसा इन्वेस्ट करना पड़ा, लेकिन जो रिटर्न ब्याज मुझे बताया गया वो ब्याज मुझे अपने आप मिलता रहेगा, ये भी मेरी पैसिव इनकम है। तो मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक्टिव इनकम तो कमाते हैं, लेकिन साथ में वो अपनी एक पैसिव इनकम भी बिल्ड करते हैं, ताकि फ्यूचर में जब भी जरूरत पड़ेगी उस पैसिव इनकम से अपने उस टारगेट को आसानी से पूरा किया जा सकता है। तो इनकम बिल्ड्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड इंडिपेंडेंस। अगर हमारे पास एक पैसिव इनकम है तो हम अपने आप को लाइफ में फाइनेंशियली स्टेबल और इंडिपेंडेंट फील करेंगे, हम अपने टारगेट्स को आसानी से पूरा कर लेंगे। सो व्हाई इज पैसिव इनकम इंपॉर्टेंट? क्यों जरूरी है? देखिए, ये इसलिए जरूरी है कि हमारे फ्यूचर को फाइनेंशियली सिक्योर करने में हमारी मदद करती है। हमें एक जो है एक प्रकार से एक फिक्स रिटर्न मिलती रहती है। और हैविंग मल्टीपल इनकम स्ट्रीम इज इंपॉर्टेंट फॉर फाइनेंशियल सिक्योरिटी, इंक्रीज फाइनेंशियल फ्रीडम टू परस्यू योर पैशन और इवन रिटायर अर्ली। आप अपने आप को लाइफ में जल्दी रिटायर फील करेंगे अगर आपने पहले से कोई सेविंग या इन्वेस्टमेंट की है, फाइनेंशियल प्लानिंग बना रखी है, तो उस फाइनेंशियल प्लानिंग के द्वारा आप अपने आप के आपके लाइफ के सभी टारगेट्स को आसानी से पूरा कर लेंगे और आप अपने आप को फाइनेंशियली फ्री फील करेंगे। सपोर्ट योर रिटायरमेंट लाइफस्टाइल, ये आपके रिटायरमेंट में भी आपकी मदद करेगी। जब आदमी रिटायर हो जाता है 60 साल के बाद, उसके पास इनकम का कोई सोर्स नहीं होता, तो इनकम ना होने पर भी खर्चों के लिए पैसा चाहिए, तो ये पैसा कहां से आएगा? हो सकता है कि हमारे फैमिली में हमारे बच्चे हमें पैसा देते रहें और हमारा बुढ़ापा, हमारी रिटायरमेंट अच्छी कट जाए, लेकिन इस बात की गारंटी तो नहीं है। लेकिन अगर आपने पहले से अपने लिए भी, जब आप यंग हैं, आपने कोई अपने लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की है ताकि आपका रिटायरमेंट सिक्योर हो सके, अगर आपको कोई मदद ना भी करे तो भी आपके पास जो है अपना अरेंजमेंट होना चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए। तो पैसिव इनकम जो है वो हमारे लाइफ के टारगेट्स को, हमारी लाइफ में इमरजेंसी को या रिटायरमेंट को सेव करने में हमारी मदद करती है। डिड यू नो मनी लूजेस वैल्यू ओवर टाइम? आप देखिए कि पैसे की जो कीमत है वो लगातार कम हो रही है। अगर जो चीज हम आज से 10 साल पहले खरीदते थे, 20 साल पहले जो उसकी कीमत थी, आज वो उसकी कीमत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, राज के दादाजी ने 1970 में एक घर खरीदा 50,000 रुपए में। आज उसी घर की कीमत है 5.5 करोड़ रुपया। देखिए, घर वही है, जगह वही है, लेकिन उसकी कीमत कितनी गुना बढ़ चुकी है, उसको खरीदने के लिए कितना पैसा चाहिए। तो ये तो बात है प्रॉपर्टी की। अगर हम रोजमर्रा की चीजों की बात करें तो 1980 में 1 लीटर दूध सिर्फ 3 रुपए में आता था। आज 1 लीटर दूध 60 रुपए में, 70 रुपए में आता है। तो मतलब दूध की क्वांटिटी वही है, लेकिन दूध जो खरीदने के लिए पैसा चाहिए वो कितना गुना ज्यादा बढ़ गया है। तो इसी प्रकार हर एक वस्तु, चाहे खाने पीने की वस्तुएं हैं, चाहे बच्चों की पढ़ाई का खर्चा है,
हर एक चीज जो हम जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं उसकी कीमत बढ़ चुकी है और बढ़ती ही रहेगी। तो ऐसे में अगर ये पैसे की वैल्यू घटती गई तो हम अपने फाइनेंशियल टारगेट्स को कैसे पूरा करेंगे, बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, फैमिली को कैसे चलाएंगे, रिटायरमेंट की सेफ्टी कैसे करेंगे। तो हमें इसके लिए पहले से प्लानिंग करनी होगी, एक इन्वेस्टमेंट जो है इसका डिसीजन लेना होगा। देखिए, सेविंग से अगर हम सोचें कि हमने सेविंग शुरू कर दी और सेविंग से हम महंगाई को मात दे देंगे, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि सेविंग में इंटरेस्ट महंगाई से कम है, उसकी जो दर है, महंगाई दर मान लीजिए अगर 7% है, तो सेविंग में तो सिर्फ 3% ब्याज मिल रहा है। मतलब हमारी जो इंटरेस्ट है वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पा रहा। अगर हम इन्फ्लेशन को, महंगाई को बीट करना चाहते हैं, तो हमारे पास एक ऐसी रिटर्न होनी चाहिए जो इन्फ्लेशन से ज्यादा हो। और ये रेट हमें कहां से मिलेगा? ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मिलेगा इन्वेस्टमेंट से। लेकिन डिपेंड करता है कि आपका इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन क्या है। तो देखिए, कॉस्ट ऑफ लिविंग हर साल बढ़ता जा रहा है और बढ़ता ही रहेगा। मान लीजिए आज मेरे घर का खर्चा, सभी खर्चों को मिलाकर 30,000 रुपए है। मान लीजिए मेरे घर का खर्चा है 30,000 रुपए, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, घर का राशन, बिजली का बिल, घर का किराया। तो क्या अगर महंगाई बढ़ रही है, चीजें महंगी हो रही हैं, तो क्या आज से 5 साल बाद इसी 30,000 में मेरा परिवार चलेगा? नहीं, मुझे 30 की बजाय लगभग 40 या 45,000 रुपए महीने की जरूरत पड़ेगी। तो मतलब मेरी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी पैसा कम पड़ रहा है। तो ऐसे में मैं अपने फ्यूचर के फाइनेंशियल टारगेट्स को कैसे पूरा करूंगा जिनके लिए मुझे ज्यादा पैसा चाहिए। आजकल आप देखिए कि शादी करनी है, घर में शादी है, तो कितना पैसा खर्च हो जाता है। पहले लोग शादियों में सोना पहनते या अपने बच्चों को सोना जो देते थे, लेकिन आज अगर आप देखें गोल्ड सिल्वर के प्राइस कितने महंगे हैं, कपड़ा कितना महंगा है, हर एक वस्तु जो हम इस्तेमाल करते हैं शादी के लिए, कितना पैसा खर्च हो जाएगा। तो ये पैसा कहाँ से आएगा? एकदम से तो हमारे पास आएगा नहीं। तो इसके लिए हमें पहले से प्लान करना होगा, मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को समझना होगा। तो देखिए, यहां पे बताया गया कि हर एक इन्वेस्टमेंट का, प्रोडक्ट का अपना फीचर होता है। जैसे बैंक एफडी की बात करें, बैंक एफडी के बारे में सभी लोग जानते हैं, फिक्स डिपॉजिट। तो बैंक एफडी में रिस्क बिल्कुल कम है, आपको कोई रिस्क नहीं है, लेकिन रिटर्न भी इसमें कम है, ब्याज ज्यादा नहीं है। तो इस प्रकार जहां पे ज्यादा रिटर्न है वहां पे रिस्क भी उतना ही है, जैसे कि स्टॉक मार्केट में, प्रॉपर्टी में। तो हर एक इन्वेस्टमेंट का अपना रिस्क लेवल है और फीचर है। तो आप अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग, रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें। तो यहां पे बताया गया कि अमित इन्वेस्ट ऑल हिज मनी इन इक्विटी। अमित ने अपना सारा पैसा शेयर मार्केट में लगा दिया, लेकिन रोहित ने अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करके लगाया। मतलब उसने पूरा का पूरा पैसा शेयर्स में नहीं लगाया, उसने 60% तो शेयर में लगाया, 40% बैंक के सेविंग अकाउंट, बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवा दिया। तो देखिए, जब हम अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करके लगाते हैं तो ये हमारे लिए ज्यादा फ्रूटफुल होती है। क्योंकि मान लीजिए अगर शेयर मार्केट में टोटल लॉस लग गया, तो सारे का सारा पैसा अगर हमने मार्केट में लगाया है तो हमें टोटल लॉस होगा। लेकिन हमने अगर उसे डिवाइड करके लगाया है, तो एक जगह अगर लॉस हो गया तो दूसरी जगह तो हमारा पैसा सेफ पड़ा है, तो मतलब हमें टोटल लॉस नहीं होगा। तो डाइवर्सिफाई करके अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें, अलग अलग प्रकार के इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को चुनें और कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू को समझें। कंपाउंड इंटरेस्ट जब जब आपकी इन्वेस्टमेंट में होगा तो आपको लॉन्ग टर्म में इससे बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, बिकॉज कंपाउंड इंटरेस्ट इज द एथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट आइंस्टाइन। सो ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है? देखिए, व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट? इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, ब्याज पर ब्याज। जब हम कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं, हमारी प्रिंसिपल अमाउंट पे तो हमें ब्याज मिलेगा, लेकिन जब ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा तो हमारा पैसा दुगनी तेजी से ग्रो करेगा, ऑटोमेटिकली करेगा, क्योंकि मूल पर तो ब्याज जुड़ रहा है और वो ब्याज जो हमने कमाया उस ब्याज पर भी ब्याज आगे आ गया और वो उस मूल में ऐड होता रहेगा हर साल। तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। और
इतना तेजी से बढ़ेगा कि लॉन्ग टर्म में हमारे पास एक मजबूत वेल्थ क्रिएशन हो जाएगा। द लॉन्गर यू स्टे इन्वेस्टेड, द मोर योर मनी कैन ग्रो। सो देखिए, यहां बताया गया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है ये स्टार्टिंग में इतना तेजी से नहीं बढ़ेगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट जल्दी करते हैं, शुरू करते हैं और आपको लॉन्ग टर्म तक अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं 20 साल के लिए, 25 साल के लिए, तो आपको लॉन्ग टर्म में एक हाई रिटर्न मिल सकती है। तो इसलिए कहा जाता है कि आप जैसे यंगस्टर्स हैं, तो आप जब भी पैसा कमाना शुरू करेंगे, अपनी इनकम का एक छोटा सा हिस्सा कमाई में से निकालकर कहीं पे भी इन्वेस्ट कीजिए। और अभी आपको इतनी जरूरत भी नहीं है कि आपको पैसा जल्दी वापस चाहिए, तो यू कैन मेंटेन योर इन्वेस्टमेंट एटलीस्ट फॉर 15 to 20 ईयर्स। आप 15-20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट मेंटेन कर सकते हैं। और इतना टाइम अगर आपकी इन्वेस्टमेंट मेंटेन हो गई, तो मतलब आपके पास एक मजबूत वेल्थ क्रिएशन हो जाएगी। तो ये इसलिए कहा गया है कि इन्वेस्ट अर्ली इन योर लाइफ। जितना जल्दी हो सके हमें अपनी इन्वेस्टमेंट जल्दी शुरू करनी चाहिए। हालांकि इसको कभी भी शुरू कर सकते हैं, लेट एज में भी स्टार्ट कर सकते हैं, और ज्यादातर हमारे देश में लोग करते भी ऐसा है। जब यंग होते हैं तो पैसा कमाते हैं, खर्च करते हैं, लेकिन जैसे जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज का एहसास होता है, फाइनेंशियल गोल्स पास आने शुरू हो जाते हैं, बच्चे बड़े होने शुरू हो गए, तो बच्चों की एजुकेशन का खर्चा, बच्चों की मैरिज की फिक्र, तो ऐसे में हम सोचते हैं इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन एक लेटर इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट तो कर सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म मेंटेन कैसे करेगा? उसके पास तो इतना टाइम ही नहीं है कि वो 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर देगा। अगर 45 साल उसकी एज है, तो वो 65 साल या 60 साल तक इन्वेस्टमेंट को कैसे मेंटेन कर पाएगा? उसे पैसा वापस चाहिए। तो एक अर्ली इन्वेस्टर यानी एक यंगस्टर अगर जल्दी शुरू करेगा, तो वो अपने लाइफ के सभी टारगेट्स की पहले से फाइनेंशियल प्लानिंग बना लेगा। उसको कुछ ज्यादा एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि उसके पास एक अलग से जो फंड है वो इकट्ठा भी हो रहा है, और वो ग्रो भी कर रहा है। और ग्रोथ वो इतनी देगा लॉन्ग टर्म में कि वो अपने फाइनेंशियल गोल्स को, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए सारे टारगेट्स को आसानी से पूरा कर लेगा। सो पावर ऑफ सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट क्या होती है कि एक फिक्स अमाउंट ऑफ मनी हमारी रेगुलरली इन्वेस्ट होती है। ये हमारी इन्वेस्टमेंट की रेगुलर हैबिट को एक डिसिप्लिन देती है कि हम डिसिप्लिन और कंसिस्टेंटली इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे लगातार। और इसमें क्या है, अगर मार्केट में पैसा लगेगा, एसआईपी में, म्यूचुअल फंड्स में, अगर मार्केट डाउन है, हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो पीरियोडिकली जाएगी। कई बार इन्वेस्टमेंट जाएगी जब एक महीने में, एक महीना जाएगी तो वहां पे मार्केट डाउन है, तो हमें ज्यादा यूनिट मिलेंगे। कई बार नेक्स्ट मंथ जब मार्केट में हम दोबारा से इन्वेस्ट होगा हमारा, तो उस टाइम मान लीजिए मार्केट अप है, तो एनएवी का प्राइस अप है, तो ज्यादा है, तो हमें यूनिट कम मिलेंगे। तो मतलब कभी कम कभी ज्यादा यूनिट। सो डिफरेंट मार्केट लेवल पर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में हमारी इन्वेस्टमेंट अलग अलग लेवल पे होगी, और लोअर एवरेज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हमें पड़ेगा। और लॉन्ग टर्म में हमारे पास एक मजबूत वेल्थ क्रिएशन हो सकता है, इसकी पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी, जिससे हम अपने टारगेट्स को आसानी से पूरा कर सकते हैं। सो फाइलिंग फॉर डबल रिटर्न कैन डबल योर लॉस। फॉलो ऑन सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर एंड पे वाया सेबी वेरीफाइड यूपीआई एड्स। बी अवेयर ऑफ डबल रिटर्न स्कैम्स। आज के टाइम में आप लोग देखते हैं कि बहुत से स्कैम्स हो रहे हैं, फ्रॉड हो रहे हैं। तो सेबी के द्वारा स्कैम्स को रोकने के लिए कैंपेन चलाया गया है, अवेयरनेस फैलाई जा रही है कि ऐसे डबल रिटर्न देने वाली स्कीम से आप बचें, जो आपका पैसा कुछ दिनों में डबल करने की बात करते हैं। हमेशा मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। और फेक एप्स, ऐसी एप्लीकेशन जो देखने में तो लगती हैं बिल्कुल असली, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी बैंक से मिलती जुलती, बिल्कुल सेम दिखती है, लेकिन एक्चुअल में वो फेक होती हैं, वहां पे रिस्क होता है। तो पहले उन्हें वेरीफाई करें, उनको चेक करें। बी अवेयर ऑफ फेक ट्रेडिंग एप्स। चेक सेबी वेरीफाइड ऐप लिस्ट। अगर आप सेबी मार्केट में कर रहे हैं और सेबी से जो वेरीफाइड एप्स हैं उनको देखना चाहते हैं, gov.in। सो एवरी स्माइलिंग फेस इज नॉट अ रियल। जो दिखता है वो असली नहीं होता।
वहां पे कुछ ना कुछ जो है, कोई ना कोई किसी प्रकार का हमारे साथ स्कैम हो सकता है। तो बी अवेयर ऑफ डी फेक वीडियोस, ऐसे वीडियोस यूट्यूबर्स जो हमें ज्यादा रिटर्न दिलवाने की बात करते हैं, तो इनसे आप बचें। सो स्पोर्ट द स्कैमर बिफोर दे स्पोर्ट यू, ऐसे स्कैमर्स जो हमें ठगने की कोशिश करते हैं, इनसे आप बचें। और here how can you safeguard your investment by recognizing these everyday tactics, यहाँ पे बताया गया है कि जो हर रोज लोगों के साथ फ्रॉड हो रहे हैं, उन फ्रॉड्स के लिए स्कैमर्स कौन कौन सी टेक्निक्स अपनाते हैं, और हमें किस प्रकार अपने आप को सावधान रहना है ताकि हमारी जो हार्ड अर्न मनी है उसको हम बचा सकें। यहाँ पे कुछ जैसे टैक्टिक्स बताई गई हैं कि स्कैमर्स के द्वारा जो तरीके अपनाए जाते हैं लोगों के साथ फ्रॉड करने के लिए, जैसे कि हमें इनसे अवेयर रहना है, अपने आप को जो है सेफ रखना है, और कभी भी ऐसी फेक ट्रेडिंग एप्स जो स्कैमर्स के द्वारा यूज की जाती है, और स्कैमर्स ऐसी एप्लीकेशन को तैयार करते हैं जो दिखने में तो लीगल लगती हैं, सही लगती हैं, लेकिन एक्चुअल में वो इन्वेस्टर को ललचाने के लिए होती हैं कि वो अपनी अकाउंट इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो ऐसी एप्लीकेशन एपीके फाइल्स जो आपको आपके प्ले स्टोर में, आपके ऐप स्टोर में लिस्टेड नहीं है, उनको कभी भी डाउनलोड मत कीजिए। जो आपके फ्रेंड सर्कल से या कॉन्टेक्ट लिस्ट में जो पर्सन है उनके द्वारा शेयर की गई आपके साथ, उनको कभी भी डाउनलोड मत कीजिए, और उन्हीं एप्लीकेशन को डाउनलोड करें जो आपके ऑफिशियल स्टोर में लिस्टेड है। तो देखिए, कभी भी किसी के साथ अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड शेयर मत करें, जैसे आपका नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट ट्रेडिंग अकाउंट पासवर्ड, इसको कॉन्फिडेंशियल रखें। कोई ओटीपी है, उसको अगर आप कोई आपसे ओटीपी मांगता है तो पहले आप उसे वेरीफाई करें। और आपका जो सीवीवी नंबर है, क्रेडिट कार्ड का पिन नंबर है, उसको भी कॉन्फिडेंशियल रखें, किसी के साथ शेयर मत करें। और अपने जो पासवर्ड्स हैं उनको रेगुलरली आप चेंज करते रहें, बदलते रहें, जिससे आपको सेफ्टी मिलेगी। और ये पासवर्ड्स ऐसे होने चाहिए कि इसमें कुछ आप स्पेशल कैरेक्टर्स डालें, जैसे उनको आप स्ट्रॉन्ग बनाएं जिसका कोई जल्दी से अंदाजा ना लगा सके, और आपको किसी प्रकार का कोई फाइनेंशियल लॉस ना हो। सो देखिए देखिए how can you protect yourself? Don't get lured with guaranteed fixed return in the security market. मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो इस बात के लालच में बिल्कुल मत आए कि मार्केट में आपको गारंटेड रिटर्न मिलेगी, क्योंकि मार्केट में गारंटेड रिटर्न एक इलीगल शब्द है। मार्केट में गारंटी नहीं है, पॉसिबिलिटी है, और पॉसिबिलिटी भी तभी होगी जब आपने मार्केट में उस इन्वेस्टमेंट की नॉलेज ली है। कभी भी दूसरों की बातों पर आकर, फेस वैल्यू पर विश्वास करके, या सोशल मीडिया से मिलने वाली टिप्स पर ट्रस्ट करके मार्केट में आप कभी भी इन्वेस्टमेंट मत करें। अगर आपको मार्केट नहीं समझ आ रही तो छोड़ दीजिए, गवर्नमेंट सेविंग स्कीम में, बैंक में पैसा लगा दीजिए, पोस्ट ऑफिस में रखिए, लेकिन मार्केट में बिना नॉलेज, बिना समझ के आप कभी भी इन्वेस्टमेंट मत करें। ऐसे अनसॉलिसिटेड मैसेजेस जो आपको पूरी लिस्ट आपको सेबी की वेबसाइट www.sebi.gov.in पर मिल जाएगी। डाउनलोडिंग ट्रेडिंग एप्स ओनली ऑफ सेबी रजिस्टर्ड ट्रेडिंग मेंबर्स फ्रॉम ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर। सो कभी आपके साथ कोई फाइनेंशियल फ्रॉड होता है तो इसकी साइबर क्राइम फ्रॉड होता है तो इसकी सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर दें, और इसकी वेबसाइट है www.cybercrime.gov.in। और one wrong UPI payment can wipe out your savings.
ट्रेड करना चाहते हैं तो इसमें भी आप सावधानी बरतें, क्योंकि ट्रेडिंग इन फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट लाइक डेरिवेटिव रिक्वायर्ड एक्सपर्टीज, क्योंकि इन्हें ज्यादातर रिस्की ट्रेड माना जाता है। और अगर आप इनमें ट्रेड करना चाहते हैं तो आपके पास इसकी सफिशिएंट नॉलेज होनी चाहिए। सो डिफरेंट इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज कैरी वेरिंग लेवल ऑफ रिस्क। यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस हैं अलग अलग हैं, और अलग अलग ऑप्शन में रिस्क का लेवल भी अलग अलग है। तो आप अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पूरी स्ट्रेटजी के साथ केयरफुली अपना डिसीजन लें, नॉलेज के साथ। IGNSE at the rate N क्षमता भी होनी चाहिए, रिस्क टॉलरेंस भी होना चाहिए। सो AML गाइडलाइंस है या CFT है, कॉम्बैटिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म गाइडलाइंस या एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। इनके लिए कुछ जो है मैंडेट दिया गया है इंटरमीडियरीज को कि उनको फॉलो करें। क्यों? इन्वेस्टर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड प्रोटेक्शन, ये इसलिए कहा गया है कि इन्वेस्टर को